नमस्कार दोस्तों। अगर आप हमारे नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कई दिनों बाद आज प्रतिमा अपनी माँ सुमित्रा देवी से मिलने आ रही थी। ट्रेन से सफ़र करते हुए रास्ते भर वो बचपन की सुनहरी यादों में खोई रही। कैसे माँ उसे अपनी गोद में लेकर लोरी सुनाया करती थी, उसकी पसंद के पकवान बनाती थी, उसके बालों की चोटी बनाकर स्कूल भेजती और हर शाम दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतज़ार करती। बचपन की सारी स्मृतियाँ उनकी आंखों के सामने घूमने लगी, लेकिन साथ ही साथ माँ की वृद्धावस्था और दम्मा की बीमारी का ख्याल उसे भीतर तक व्यथित कर रहा था। चाहकर भी वह अपने मायके ज़्यादा आ नहीं पा रही थी और उनकी वजह थी उनकी भाभी का ठंडा और रूखा व्यवहार। पर जब माँ से मिलने की तड़प उसकी सहन शक्ति से बाहर हो जाती, जब स्वयं को रोक पाना उसके लिए कठिन हो जाता, तो सारी बातों और शिकायतों को भुलाकर वह माँ के आंचल की छाँव में पहुँच ही जाती। प्रतिमा का मायका दिल्ली में था और ससुराल गुड़गांव में। उनके मायके में उनकी माँ के अतिरिक्त उनका इकलौता भाई और भाभी थे। प्रतिमा अपने भाई से 8 वर्ष बड़ी है। उनका एक बेटा है जिसकी उम्र 16 वर्ष है और वही विवाह के 5 वर्ष बीत जाने पर भी उनके भाई और भाभी की कोई औलाद नहीं थी। जैसे ही प्रतिमा ने घर में कदम रखा, उसे चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ जिसने उनके दिल को बेचैन कर दिया। तभी उनकी भाभी प्रीति बाहर निकल कर आई तो अपनी ननद को देखते ही मुंह बना लिया। केवल औपचारिकता निभाते हुए फीकी सी मुस्कान के साथ नमस्ते राम राम कह दिया। प्रतिमा की आंखें माँ को ढूंढ रही थी। उसने थोड़ी बेचैनी में पूछा, भाभी माँ कहाँ है? प्रति प्रीति ने रूखा सा जवाब दिया, अपने कमरे में सो रही है। और फिर बिना कोई बात किए रसोई में चली गई। अरे सूरज सिर पर आ चुका है और हमेशा जल्दी उठने वाली मेरी माँ अब तक सो रही है। अपनी माँ के कमरे में आते ही प्रतिमा बोली, माँ तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहते हुए प्रतिमा ने एकाएक अपनी माँ की ओर देखा। चेहरे पर केवल झुर्रियों का जाल बिछा था। हड्डियां मानो उस कमजोर देह से बाहर निकलने को बेचैन थी। माँ का शरीर बिल्कुल जीर्ण हो गया था। कुछ वर्ष पहले तक माँ बुढ़ापे के बावजूद भी चुस्त दुरुस्त और हमेशा मुस्कुराती हुई दिखती थी, लेकिन अब उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका था। न जाने इन 4-5 वर्षों में ऐसा क्या हो गया था कि माँ बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। तभी सुमित्रा देवी बेटी को देखते ही अपने पोपले चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए बोली, हाँ ठीक हूँ बेटी, तू सफ़र से थक कर आई होगी। कुछ चाय नाश्ता लिया या नहीं? लेटे लेटे ही सुमित्रा देवी कांपते स्वर में बोली तो प्रतिमा ने अपनी लेटी हुई माँ के माथे पर हाथ रखा। फिर नारी की गति देखी, सब कुछ सामान्य था। अरे क्या हुआ? डॉक्टर की तरफ मुझे जांच क्यों कर रही है? कहते हुए सुमित्रा देवी ने मुस्कुराने का असफल प्रयास किया। तभी प्रतिमा अपनी माँ को देखते हुए बोली, माँ आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? सुमित्रा देवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरे बेटी ये तो बुढ़ापा है, इस उम्र में ये सब लगा ही रहता है। बेटी को सामने देखकर जैसे ही उन्होंने उठने की कोशिश की, प्रतिमा ने तुरंत उनकी बाँह पकड़कर सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। मगर जैसे ही प्रतिमा का हाथ उसकी बाँह पर पड़ा, अचानक सुमित्रा देवी के मुंह से एक तीखी चीख निकल गई। दर्द से कराहते हुए उन्होंने अपनी माँ आंखें बंद कर ली और बिस्तर पर वापस गिर पड़ी। यह देख प्रतिमा का दिल धक से रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ को इतनी तीव्र पीड़ा क्यों हो रही है।
उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हल्का-सा छूने मात्र से माँ को इतना दर्द हो सकता है। माँ के विरोध के बावजूद कारण जानने की इच्छा से उसने तुरंत अपनी माँ की बाजू से शॉल हटाया और गौर से देखा तो उनकी हैरानी का ठिकाना न था। पूरी बाजू पर नीले काले निशान पड़े हुए थे। यह कैसे हुआ माँ? माँ बताओ न माँ, ये कैसे हुआ? प्रतिमा ने चौंकते हुए कहा तो सुमित्रा देवी ने दरवाजे की ओर एक सहमी हुई नज़र डाली। प्रतिमा के इस सवाल के जवाब में माँ कुछ कह पाती तभी प्रीति अचानक चाय और बिस्किट लेकर कमरे में आ गई। उसने तेज आवाज में कहा, अरे कुछ नहीं थी, कुछ नहीं, चलते चलते बस पैर फिसल गया था, इसलिए गिर गई थी माँ जी। कहते हुए प्रीति ने सुमित्रा देवी की बाजू को फिर से शॉल से ढक दिया और फिर ऐसी निगाह से देखा कि सुमित्रा देवी की रूह तक कांप गई। अपनी भाभी के जवाब पर प्रतिमा उसे प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगी। इस बात पर यकीन कर पाना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी कोई दवाई नहीं ली क्या? हाँ बेटी, तेरे भाई ने दवाई लाकर दी थी, अब दर्द में भी आराम है। यह बातें अभी चल ही रही थी कि प्रतिमा का भाई संजीव कमरे के अंदर आ गया। अंदर आया और प्रतिमा ने उससे पूछा, भाई माँ को इतनी चोट आई है, अपने आपने अब तक डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? इससे पहले कि उनका भाई संजीव कुछ बोलता, इस बात का जवाब भी प्रीति ने दे दिया और बोली, दीदी हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि मोटी छोटी चोट के लिए माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाते। नोटों की बोरियां तो आपके ससुराल में भरी पड़ी है, मायके में नहीं। हमें अपना घर का खर्चा भी देखना होता है और ऊपर से आए दिन कोई न कोई मेहमान भी करता है। आप लोगों का क्या, सास ससुर की पेंशन आ रही है, पति की सरकारी नौकरी है और 1-2 सालों में आपके बेटे की भी अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी। भाभी की यह बातें सुनते ही प्रतिमा का मन कड़वाहट से भर उठा। चाय की प्याली उसके हाथ में थी, लेकिन अब उसे पीना भी जहर पीने के बराबर लग रहा था। प्रतिमा का दिल तो बहुत करता था कि अपनी माँ को अपने साथ रखे, लेकिन उसकी भी अपनी मजबूरी थी। उसका परिवार एक संयुक्त परिवार था, जहाँ उनके सास ससुर भी उन लोगों के साथ रहते थे और घर था 2 कमरों का, जहाँ एक कमरा प्रतिमा और उसके पति का था, तो दूसरा कमरा उसके सास ससुर के पास था। बेटे को पढ़ाई करने के लिए भी हॉल में बैठना पड़ता था और गुड़गांव जैसे शहर में बड़ा मकान लेना कोई खाला जी का घर तो था नहीं। अब ऐसे में वह अपनी माँ को कहाँ रखती बेचारी, कहीं अपने ससुराल में ही कलह कलेश ना हो जाए शुरू, ये सोचकर वो चुप रह जाती। प्रतिमा ने बड़ी मुश्किल से वहाँ 2 घंटे बिताए। माँ के पास बैठी हर पल उसे महसूस हो रहा था कि घर में कोई तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। पूरे समय उसकी भाभी प्रीति की निगाहें उन दोनों पर चिपकी रही, मानो हर बात और हर हाव भाव पर कड़ी निगरानी रख रही हो। माँ की मौन पीड़ा और प्रीति की निगाहों में छिपा वह अजीब सा आक्रोश, यह सब देख प्रतिमा के मन में एक अनकहा डर सामने लगा। वो समझ पा रही थी कि उसकी माँ इतनी मजबूर और लाचार हो चुकी है कि अपनी तकलीफ भी किसी से कहने में भय महसूस कर रही है। आखिरकार भारी आँखों और भारी मन से जब वह वापस घर लौटने के लिए उठी, तो उनके कदम जैसे बेमन से आगे बढ़े। उनकी आंखें एक बार फिर माँ पर टिकी, जो फीकी सी मुस्कान के पीछे अपनी पीड़ा छुपाने का असफल प्रयास कर रही थी। तभी उनके भाई संजीव ने कहा उसे, चलो दीदी, मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ। और बाहर निकलकर संजीव कार स्टार्ट करने लगा। उस समय प्रीति रसोई घर के सामने
दरवाजे पर चौखट का सहारा लेकर खड़ी थी। जैसे ही प्रतिमा दरवाजे पर पहुंची, तभी पीछे से प्रीति के भुनभुनाने की आवाज़ आई, मेहमान है तो मेहमान ही बनकर रहिए, ज़्यादा दखल देने की ज़रूरत नहीं है हमारे घर में। अपमान का कड़वा घूंट पीकर प्रतिमा डबडबाई आँखों को लिए बाहर निकल गई। दिल्ली से गुड़गांव के सफ़र में दोनों भाई बहन कुछ समय तो बिल्कुल चुप रहे। फिर फिर कुछ झिझक कर प्रतिमा बोली, भाई एक बात पूछूं, जब माँ को चोट आई थी तो क्या तुम उस वक्त घर पर थे? नहीं नहीं, नहीं तो, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? भाई मुझे नहीं लगता है कि माँ को वो चोट गिरने से लगी है। लेकिन दीदी, मैंने माँ से पूछा कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन माँ ने केवल इतना ही कहा कि वो गिर गई थी, इस कारण चोट आई है। लेकिन भाई, मुझे शक है कि बात कुछ और ही है और माँ किसी डर के कारण कुछ भी बताने से घबरा रही है। तुम्हारी पत्नी के व्यवहार से तो सब भली भांति परिचित है। प्रतिमा की बात सुनकर संजीव चेहरा बिगाड़ते हुए बोला, दीदी अब आप बात का बतंगड़ मत बनाइए, बड़ी मुश्किल से तो जिंदगी पटरी पर आई है। क्या आप भूल गई हैं कि पहले ही सास ससुर के झगड़ों की वजह से मैंने क्या क्या झेला है? आपकी भाभी ने तो एक छोटी सी बात पर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था कि उसकी गूंज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। आपको भी पता है ना दीदी, किस तरह प्रीति ने हम सब पर दहेज का झूठा केस बनवाया था। वो एक पल मेरी आंखों के सामने घूम जाता है तो आज भी मेरी आत्मा कांप उठती है। पुलिस स्टेशन की वह रातें, हवालात में बिताए गए वो दिन, मैं बहुत भयानक दौर से गुजरा हूँ दीदी। क्या कुछ नहीं झेला मैंने इन बीते वर्षों में। मेरी इज्जत, मेरा कारोबार, सब कुछ बर्बाद होते होते बचा। उन सब बातों को याद करके मैं आज भी कांप उठता हूँ। लेकिन दीदी, अब मैं बेचैन हूँ, अब मैं क्या करूँ? भाई की बात सुनकर प्रतिमा ने उसे कुछ न कहा, कहना ही मुश्किल समझा, लेकिन मन ही मन बहुत से विचार उसे परेशान कर रहे थे। उधर अपने पति और ननद के घर से बाहर निकलते ही प्रीति मौका पाकर अपनी सास के कमरे में आई और सुमित्रा देवी को बाजू से पकड़कर जोर से झकझोर दिया। चोट के कारण सुमित्रा देवी के मुंह से जोर की चीख निकली। तभी प्रीति रौबदार आवाज में बोली, क्यों महारानी, मेरी शिकायत करोगी अपनी बेटी से? प्रीति की कड़कड़ी आवाज सुनते ही सुमित्रा देवी कांप गई। तभी आंखें बड़ी करते हुए प्रीति बोली, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर घर की बात बाहर निकली तो अपने पापा से कहकर दहेज के केस में तुझे और तेरे परिवार को ऐसा फंसाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी। नहीं बहू, नहीं नहीं, मैं तो किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, सुमित्रा देवी डरी आवाज में बोली। और हाँ, बताना भी मत, नहीं तो, प्रीति ने चेतावनी दी और फिर बोली, ये क्या आराम करने का समय है तुम्हारा? घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और बर्तन पड़े हुए हैं, यह सब कौन करेगा? अब बीमारी का ढोंग करना बंद करो और जल्दी से आ जाओ। सुमित्रा देवी भयभीत नज़रों से अपनी बहू की तरफ देखने लगी। तभी प्रीति बोली, आती हो या फिर डंडे से तुम्हारी सेवा करूं? नहीं नहीं, मैं आती हूँ बहू, सुमित्रा देवी कांपते हुए बोली और हिम्मत न होते हुए भी जल्दी जल्दी उठ खड़ी हुई और सारा काम करने लगी। दरअसल संजीव और प्रीति का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और कुछ ही मुलाकातों में दोनों ने तय कर लिया था कि वे दोनों शादी करेंगे तो केवल एक दूसरे से ही। सुमित्रा देवी ने कुछ लोगों से जानकारी निकलवाई तो पता चला कि प्रीति और उसके परिवार वाले अच्छे लोग नहीं हैं। बहुत से लोगों ने उस घर में रिश्ता न करने की सलाह दी, परंतु परिवार वालों द्वारा भरपूर विरोध किए जाने पर भी संजीव नहीं माना। उधर प्रीति ने भी जिद ठान ली थी कि वह शादी करेगी तो केवल संजीव से। आखिरकार परिवार वालों को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा
और प्रीति इस घर में बहू बनकर आई। संजीव चाहता था कि उसकी शादी केवल के बाद उसकी माँ को पूरा आराम मिले और उसकी पत्नी घर का सारा काम संभाले, लेकिन प्रीति को ना तो घर के काम करना पसंद था और ना ही घर में रहना। उसे तो बस दिन भर अपनी रील बनकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पसंद था। कुछ समय तक तो वो संस्कारी और आदर्श बहू होने का दिखावा करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन पार्टियों में जाना, महंगे शॉपिंग करना, घूमना, फिजूल खर्ची करना और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करना एक आदत बन गई थी। अक्सर संजीव के कारण जब पर काम पर जाने के बाद वह घूमने फिरने निकल जाती थी और शाम तक ही घर वापस लौट कर आती थी, और जब घर भी रहती थी तब भी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाती थी। घर के सभी काम उसके सासू माँ को ही करने पड़ते थे, जबकि प्रीति अपना समय अपनी मर्जी से बिताती रही। सुमित्रा देवी जब इस बात के लिए अपनी बहू को समझाने की कोशिश करती तो प्रीति उल्टा उन पर ही बरस पड़ती, और जब उन्होंने अपने बेटे को बहू की शिकायत की तो उन दोनों में ऐसा झगड़ा हुआ कि क्रोध में आकर संजीव ने अपनी पत्नी के मुंह पर 2-4 तमाचे जड़ दिए। फिर तो घर में जो जैसा महाभारत ही छिड़ गई और बात यहाँ तक पहुँच गई कि संजीव और उसकी माँ को सबक सिखाने के लिए प्रीति ने अपने पिता से कहकर उन पर झूठा केस करवा दिया। प्रीति के पति पुलिस इंस्पेक्टर थे। बस फिर क्या था, दहेज की मांग, घरेलू हिंसा और मारपीट के अंतर्गत माँ और बेटे को ऐसी धाराओं में लपेटा गया जिसमें पुलिस रिमांड भी बनता था। ढेरों पैसा खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आपसी रजामंदी से ही मामला संभालना पड़ा, और उसके बाद तो प्रीति का उस घर में एक छत्र राज हो गया। कोई भी उसे जरा सी भी बात भी कह देता तो हवालात की सैर करवाने की धमकी देने लगती। साथ ही साथ यह भी कह देती कि इस बार तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी दामाद को भी ऐसा फंसाऊंगी कि सारा परिवार उम्र भर जेल से निकल नहीं पाएगा। अब तो सुमित्रा देवी के मन में अपनी बहू के प्रति ऐसा डर बैठ गया कि उसके लिए किए गए अत्याचारों का भी वह कोई जवाब न दे पाती थी और न ही किसी से शिकायत करती थी। अपनी बहन प्रतिमा को उसके घर छोड़ने के बाद जब शाम तक संजीव घर पहुंचा तो उस समय प्रीति घर पर नहीं थी, शायद बाजार गई है। यह सोचकर संजीव माँ के कमरे में चला गया। अंदर जाकर देखा तो माँ अपने बिस्तर पर निढाल सी पड़ी थी। अपनी बहन की बातें रह रहकर उसके दिमाग को झकझोर रही थी। संजीव ने कमरे में यहाँ वहाँ देखा कि 1-2 मिनट सोचते रहने के बाद उसने माँ के बिस्तर के पास रखी छोटी अलमारी खोली तो उसमें एक डायरी रखी थी। दरअसल सुमित्रा देवी को बचपन से ही डायरी लिखने का शौक था। अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी घटना डायरी में लिखा करती थी। इस बात का तो संजीव को भी पता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी माँ डायरी में क्या लिखा करती है। संजीव ने कौतूहल बस वह डायरी निकाली और खोल कर देखी तो डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे जीवन का सफ़र। संजीव ने पन्ना पलटा और आगे पढ़ना शुरू किया। अपनी ज़िंदगी की बहुत सी घटनाओं के बारे में लिखा था उसकी माँ ने। अपनी माँ के जीवन की खट्टी मीठी यादों के बारे में पढ़कर संजीव मुस्कुराने लगा। फिर आगे वाले पन्नों पर जब उसने अपना जिक्र देखा तो उसे और भी अधिक खुशी हुई। आज मेरा बेटा संजीव कॉलेज में अपने अच्छे नंबरों से पास हुआ। मेरी मेहनत सफल हुई। अगले पन्ने पर लिखा था, आज मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी की दिन है, मेरे बेटे संजीव की शादी है। लेकिन उसके बाद पढ़ने लगा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आगे आने वाले पन्नों पर सुमित्रा जी ने बहू द्वारा
उन पर किए गए हर एक अत्याचार का उल्लेख किया हुआ था, जिसे पढ़कर संजीव के रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आज बहू ने फिर से सिर पर डंडे से वार किया, मेरे मुंह पर गर्म चाय दे मारी, मेरे बाल नोच डाले, जाने किस कर्मों की सजा भुगत रही हूँ। हे ईश्वर, हमें बचा लो इस अत्याचारी बहू के चंगुल से। संजीव यह सब पढ़कर स्तंभ रह गया। उसका शक यकीन में बदल गया था। डायरी लेकर वो चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गया और अपने कमरे में आकर डायरी को सीने से लगाकर बहुत रोया। उसके दिल को किसी भी तरह से चैन नहीं मिल पा रहा था। जिस माँ से वह इतना प्यार करता था, उस माँ ने उसके कारण इतने अत्याचार सहे हैं, यह सोच सोच कर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। सोचने लगा, सुबह से लेकर रात तक मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि यह जालिम औरत मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। तभी बाहर से गेट खुलने की आवाज़ आई। प्रीति के आने की आहट सुनकर उनके उसने डायरी को छुपाया और फिर अपने आंसू साफ करके जैसे तैसे स्वयं को संयम किया। उसका एक दिल तो किया कि अभी जाकर इस औरत का गला दबा दूं, लेकिन उसने समझदारी से काम लेना उचित समझा। अगले दिन काम पर जाने के लिए जब संजीव बाहर निकला तो उसने सबसे पहले अपनी बहन को फ़ोन किया और रोते हुए माँ की डायरी में लिखा हर बात का जिक्र किया। जैसे ही संजीव ने अपनी माँ की डायरी में लिखी सभी बातें बहन से समझाया, साझा किया, सुनते ही प्रतिमा की आंखों में खून उतर आया। दिल में एक टीस सी उठी, वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। उसके हाथ से रिसीवर छूट गया, नीचे गिर गया और वह धम से जमीन पर बैठ गई। प्रतिमा के बेटे सोनू ने जब अपनी माँ की यह हालत देखी तो हैरान रह गया। 16 वर्ष का सोनू जो पास ही बैठा था, अपनी माँ को ऐसे देख समझ नहीं पा रहा था, माँ आखिर हुआ क्या है। लेकिन प्रतिमा को खुद को कुछ कहने की हालत में नहीं पा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ स्तंभ कर अपने अपनी माँ का यानी कि सोनू की नानी पर होने वाले हर अत्याचार की बात अपने बेटे को बताई। यह बात सुनकर सोनू को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। कुछ देर शून्य में निहारता हुआ वह यूं ही बैठा रहा और फिर बोला, माँ, इस समस्या का हल है मेरे पास। प्रतिमा की आंखों में असमंजस और डर था। वह जानती थी कि बिना ठोस सबूत के उस औरत को सजा दिलवाना मुश्किल था। आखिर थी भी तो पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी। लेकिन बेटा, किसी पुख्ता सबूत के बिना कुछ किया भी तो नहीं जा सकता है। तुम नहीं जानते कितनी जालिम औरत है वो। उससे पंगा लेना यानी कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। इससे पहले कि वह तुम्हारे मामा और नानी को जेल की हवा खिला चुकी है वो औरत। अरे माँ, आप चिंता मत करो, सारे सबूत मिल जाएंगे। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ। बेटे की बात सुनकर प्रतिमा भी थोड़ी निश्चिंत हो गई और उनके अपने भाई को फ़ोन करके सारे प्लान के बारे में बताया। संजीव को अपने भांजे की बात पसंद आई और 2 दिन बाद ही प्रतिमा अपने बेटे सोनू को लेकर पूरी तैयारी के साथ अपने मायके आ पहुंची। प्रतिमा को फिर से वहां देखकर प्रीति चौंक गई और तपाक से बोली, क्यों दीदी, 4 दिन में ही अपनी माँ की इतनी याद आ गई कि फिर दोबारा यहाँ आ धमकी। व्यंग सब कसते हुए प्रीति ने प्रतिमा को तिरछी निगाहों से देखा तो प्रतिमा बोली, वो क्या है ना कि सोनू के पापा 2 दिन के लिए बाहर गए हैं और सोनू का बहुत दिल था नानी से मिलने का तो ले आई उसे मिलाने। और भाभी, इस घर में हमारा इतना हक तो बनता है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, फीकी मुस्कान के साथ प्रीति बोली और फिर वह अपने कमरे में चली गई। रात को संजीव घर लौटा तो अपनी प्रीति पत्नी से बोला, प्रीति, कल मेरी ऑफिस की छुट्टी है तो क्यों ना कल हम कहीं बाहर घूमने चले। और वैसे भी माँ का ख्याल रखने के लिए तो यहाँ दीदी है।
प्रीति को तो जैसे कोई मौका चाहिए था बाहर घूमने का। यह सुनते ही वह बहुत खुश हो गई और अगले ही दिन दोनों घर से निकल गए। प्रतिमा और सोनू के पास केवल शाम तक का समय था। सोनू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक दक्ष विद्यार्थी था। मामा मामी के जाने के बाद उसने तुरंत अपना बैग खोला और फुर्ती से उसमें से सारा सामान निकालने लगा और सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी करने लगा। तभी प्रतिमा चिंता के भाव लिए बोली, बेटा मुझे तो डर लग रहा है, तुम्हारी मामी बहुत चालाक है। अगर कहीं से उसे भनक भी पड़ गई कि यहाँ पर कैमरा लगा है तो सबसे पहले वह कैमरा तोड़ेगी और उसके बाद हमारी ज़िंदगी में वो तांडव करेगी कि हमारे पूर्वज तक कांप उठेंगे। फिर सोनू बोला, अरे माँ तुम क्यों घबराती हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किसी को तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कैमरा नाम की कोई चीज़ भी है, क्योंकि उसमें कोई वायर नहीं होगा। फिर एक कैमरा निकालकर बोला, ये देखो माँ, आपके नाखून से भी छोटा कैमरा है। नज़र आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और इसका डिवाइस भी मैं ऐसी जगह छुपा दूंगा कि मम्मी को भनक तक नहीं लगेगी। और हाँ, मम्मी घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी लाइव फुटेज आपके और मामा जी के मोबाइल में आती रहेगी। पूरा इंतजाम हो चुका था। उधर सोनू ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए तो वहीं संजीव ने भी अपनी ही जान पहचान का एक लोकल मीडिया कर्मचारी पर घर पर भेज दिया। लोकल न्यूज़ वालों ने भी एक कैमरा सुमित्रा देवी के कैमरे में लगी घड़ी में फिट कर दिया और प्रतिमा ने वह घड़ी वापस उसी जगह पर लगा दी। सुमित्रा देवी यह सारा नज़ारा प्रश्नवाचक निगाह से देखती जा रही थी। तभी सोनू बोला, नानी हमने यहाँ कैमरा लगाए हैं, अब मामी आपके कमरे में जो कुछ भी करेगी सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब देखना जल्दी ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह सुनकर वहाँ सुमित्रा देवी वास्तव में खुश हो गई। वही प्रतिभा भी चिंता में और बढ़ गई कि अगर यह बात माँ को पता चल गई तो माँ अपने पेट में ज़्यादा दिन तक बात को छुपा कर नहीं रख पाएगी और अगर ऐसा हो गया तो कयामत आ जाएगी। हाँ माँ चाहे जो कुछ भी हो जाए, प्रीति को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ हमने कुछ लगाया है। प्रतिमा ने कहा तो सुमित्रा देवी ने हाँ में सिर हिला दिया। रात के समय संजीव अपनी पत्नी प्रीति के साथ वापस लौटा। वे दोनों खाना बाहर ही खाकर आए थे, इसलिए प्रीति अपने कमरे में सोने चली गई। प्रतिमा भी खाना खाकर सबको खिला चुकी थी। आज बहुत समय बाद सुमित्रा देवी को सुकून से खाना खाने को मिला था। फिर संजीव सोनू के पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, काम हुआ क्या? तो सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मामा जी, सारा काम अच्छे से हो गया है। बस आप मोबाइल में फुटेज पर नज़र बनाए रखना। जैसे ही कुछ गड़बड़ होने लगे तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देना। अगले दिन सुबह सुबह संजीव अपनी बहन को गुड़गांव छोड़ने चला गया। वापस लौटकर आने में करीब 10 बज गए। संजीव घर लौटा तो प्रीति बोली, क्या मुझे भी कोई बताएगा कि आखिर आप लोगों का यह चल क्या रहा है? प्रीति की बात सुनते ही संजीव सिहर उठा। कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा, तो फिर हर रोज़ आपकी बहन यहाँ क्यों टपक पड़ती है? प्रीति की कड़कती आवाज़ आई तो संजीव ने कहा, तो क्या हुआ? यह उनका मायका है और वह जब चाहे जितने दिनों के लिए चाहे अपने मायके में आ सकती है। ऐसा कहते हुए संजीव अपने कमरे में चला गया और अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। तभी प्रीति भी पीछे पीछे आ गई और ऊंची आवाज़ में बोली, हाँ क्यों नहीं, वो रोज़ रोज़ यहाँ आती रहे और तुम नौकरों की तरह उसकी सेवा चाकरी में लगे रहोगे। फिर संजीव परेशान होते हुए बोला, प्रीति इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बहन है वो मेरी। अच्छा वो सब छोड़ो, 3-4 दिन पहले मैं अलमारी में 1 लाख रखे थे, वो मुझे मिल नहीं रहे।
क्या तुमने उठाए थे? कहते हुए संजीव अनवारी खंगालने लगा तो प्रीति बोली, हाँ मुझे शॉपिंग करने के लिए चाहिए थे इसलिए ले लिए, वो सारे पैसे खर्च हो गए। सुनते ही संजीव चौंक गया। क्या? 1 लाख रुपया तुमने शॉपिंग में खर्च कर दिया? मैंने आज ही वह पैसे डीलर को देने का वादा किया था, बिना मुझसे पूछे तुमने मेरे पैसों को हाथ भी क्यों लगाया? संजीव भड़क उठा तो प्रीति गुस्से से चिल्लाई, क्यों? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं थोड़ा पैसे अपने ऊपर खर्च कर सकूं? वो थोड़े पैसे नहीं थे प्रीति, पूरे 1 लाख थे। कहते हुए संजीव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बिना नाश्ता किए अपने ऑफिस चला गया। इधर सुमित्रा देवी अपने कमरे में बैठी हुई बेटा बहू की लड़ाई सुनकर चिंतित हो रही थी। थोड़ी देर में प्रीति सुमित्रा देवी के लिए 2 जली रोटियां नाश्ते के काम पर लेकर आई और उनके सामने पटकती हुई बोली, जल्दी से खाओ और काम करने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी बेटी नहीं है यहाँ जो आराम फरमाते रहोगी। तभी सुमित्रा देवी बोली, बहू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही बहू, सांस फूल रही है। आज मुझसे यह झाड़ू पोछा काम नहीं हो पाएगा। इतना कहने की देर थी कि प्रीति जो पहले ही झगड़े के कारण गुस्से से भरी पड़ी थी, सुमित्रा देवी पर कयामत बनकर टूट पड़ी। अच्छा, अभी आपकी तबीयत ठीक करती हूँ। उसने नाश्ते की प्लेट उठाकर एक तरफ फेंकी और फिर उन्हें बालों से पकड़कर खींचते हुए जमीन पर दे पटकी और फिर बेलन लेकर आई और बेलन को देखते ही सुमित्रा देवी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी और उनकी चीख सुनकर प्रीति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेलन को एक तरफ फेंकते हुए बोली, अच्छा इतनी हिम्मत, तो ठीक है आज एक ही बार काम किए देती हूँ, ये रोज रोज का झंझट ही खत्म। ऐसा कहते हुए अपना दुपट्टा गले से निकालकर सुमित्रा देवी की गर्दन के चारों ओर लपेटने लगी। तभी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई सुमित्रा देवी आखिर वही गलती कर बैठी जिसका अंदेशा प्रतिमा को पहले से ही हो गया था और चीखते हुए कहने लगी, हाँ हाँ, रोज रोज का झंझट तो अब खत्म हो ही जाएगा। तेरी हर बात हर करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। जितना जुल्म कर सकती है कर ले, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। आंखों में क्रोध की ज्वाला लिए सुमित्रा देवी बोली। तुमने ही प्रीति के चेहरे का रंग उड़ गया। सुनते ही आंखें फटी की फटी रह गई। क्या कहा? कैमरा? हाँ कैमरा, अब तू बच नहीं सकती। सारे सबूत तेरे खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। कहाँ है कैमरा? गले पर दबाव बढ़ाती हुई प्रीति बोली तो सुमित्रा देवी ने अपनी कांपती उंगलियों के इशारे से सामने रखी अलमारी पर पड़े एक छोटे से डिवाइस की ओर इशारा किया, जिसे देखकर प्रीति घबरा गई। फिर बोली, अच्छा तो यह सब करने के लिए आई थी तेरी बेटी यहाँ पर, लेकिन उसकी यह चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने जल्दी से अपने पिता को फ़ोन किया और आने को कहा। कैमरे का डिवाइस और सारी तारें खींचकर देखा और फिर थोड़ी ही देर में अपने इंस्पेक्टर पिता के साथ मिलकर प्रीति ने सारी तारें निकालकर डिवाइस को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। बाप बेटी अपनी सफलता पर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि सारी फुटेज पहले ही संजीव के मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी है और वहाँ एक कैमरा अब भी है जो कि पूरी तरह से काम कर रहा है, जिसकी जानकारी सुमित्रा जी को भी नहीं थी। लोकल न्यूज़ के फेसबुक पेज पर यह सारी की सारी घटना लाइव दिखाई जा रही थी, जिसमें प्रीति और उसके इंस्पेक्टर पिता की सारी हरकतें लाखों लोग देख रहे थे। क्योंकि मामला इंस्पेक्टर से जुड़ा था, इसलिए एसपी साहब को भी इस मामले पर संज्ञान देना पड़ा। इससे पहले कि वे दोनों बाप बेटी सुमित्रा देवी को कुछ और हानि पहुंचा पाते, लोकल न्यूज़ रिपोर्टर और एसपी साहब की टीम के साथ संजीव वहां पहुंच चुका था। घटना स्थल पर पहुंचकर देखा कि सुमित्रा देवी एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी और डर के मारे सिसकियां लिए जा रही थी। जमीन पर कहीं रोटियां और सब्जी बिखरी पड़ी हुई थी
कहीं प्लेट पड़ी हुई थी। एक जगह पर बेलन पड़ा हुआ था तो दूसरी जगह पर कैमरे का डिवाइस चकनाचूर हालत में पड़ा हुआ था। कैमरे की हर चीज़ ज़मीन पर बिखरी हुई थी। प्रीति और उसके इंस्पेक्टर पिता को हिरासत में ले लिया गया। आज उसके खिलाफ इतने बड़े सबूत इकट्ठे हो गए थे कि जिस पिता के बल पर वह आज तक यह हरकतें करती आई थी, वह पिता भी कुछ नहीं कर सकता था। अपनी बेटी को बचाने के लिए थोड़ी ही देर में प्रतिमा भी वहां पहुंच गई। अगले 2 घंटे में ही इस अत्याचारी बहू की सारी करतूत लगभग हर चैनल पर प्रसारित हो रही थी। अत्याचारी बहू की यह वीडियो इतनी वायरल हुई कि देश के सभी न्यूज़ चैनल ने इस खबर को दिखाया। 2 दिन बाद प्रीति के पिता को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और प्रीति और उसके पिता को हिरासत में लेकर कोर्ट केस चलाया गया और इस दौरान सुमित्रा देवी का भी बयान लिया गया और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की गई। कुछ समय बाद जिस दिन कोर्ट का फैसला सुनाया जाना था, उस दिन सभी लोकल और नेशनल न्यूज़ चैनल के इस केस को हाईलाइट किया और सभी देशवासियों की नज़रें इसी केस के नतीजे पर बनी हुई थी। सभी सबूतों और बयानों के आधार पर कोर्ट का नतीजा आया तो प्रीति को इस घिनौने काम के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई और उसके पिता को पुलिस की नौकरी